Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Paul Thotham. With me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद पॉल। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं पॉल थॉटम। Prime Minister Narendra Modi says the size of the Indian economy will reach to $5 trillion by 2022. Asian and European markets log gains amid easing investor concern over the US-China trade war. And Brent crude prices remain almost flat to trade around $78.85 per barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2022 तक बढ़कर $5 ट्रिलियन का हो जाएगा। अमेरिका और चीन के बीच कारोबार विवाद को लेकर निवेशकों की चिंता कम होने के बीच एशियाई और यूरोपीय बाजारों में आई तेजी और ब्रेंट कच्चे तेल के मूल्य लगभग बिना किसी बदलाव के लगभग $78.85 प्रति बैरल के करीब बने रहे। Prime Minister Narendra Modi today said the size of the Indian economy will double to $5 trillion by 2022, with manufacturing and agriculture contributing $1 trillion each. Speaking at the foundation-laying ceremony of the Indian International Convention and Expo Centre IICC at Dwarka in New Delhi today, Mr. Modi said Indian economy will grow at over 8% rate, with massive employment generation being seen in IT and retail sectors. He said macroeconomic fundamentals of the economy are strong. According to an official release, the facilities provided at the centre will be on par with the best in the world in size and quality, offering setting for international and national events, meetings, conferences, exhibitions and trade shows. क्या कहेंगी आप, जो ये प्रधानमंत्री ने आज बात कही है कि 2022 तक $5 ट्रिलियन की हो जाएगी हमारी इकोनॉमी, और जिसका आधार होगा 8% से अधिक की जीडीपी ग्रोथ रेट, जो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। पिछले क्वार्टर की जो हमारे पास फिगर्स हैं 8.2%, ये मेंटेन रहे, ये बढ़ती रहे। इसके लिए आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होगा? जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो जो है मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा करे। आईआईपी इंडेक्स इस बार काफी प्रोग्रेसिव था, जिसके तरीके से दिख रहा था कि इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है। एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ की आवश्यकता है, जहां पर जितना फार्मर्स हैं उनको उनकी इनकम से डबल इनकम की जा सके, और सर्विसेज अपने आप में ग्रो कर रही हैं, जिसका सपोर्ट जो है अभी उन्हें मिल रहा है डिप्रिशिएटिंग रुपी से। तो एक्सपोर्ट्स को ग्रो करते हुए देखते हुए और जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है इन तीनों के लिए, उससे लगता है कि जो है इकोनॉमी इतने फास्ट पेस पे ग्रो कर पाएगी जो 8% का ग्रोथ रेट है जो हमने Q1 में देखा है। तो रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो अभी तक काफी रिफॉर्म्स लाई है सरकार, और कौन कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स हैं आपको लगता है जो आनी जरूरी है या जिस क्षेत्र में आनी जरूरी है ताकि एक फिलिप बना रहे ग्रोथ में? 3 रिफॉर्म्स की हम ज्यादातर बात करते हैं जो अभी बहुत जरूरी हैं। एक तो है जुडिशियल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लागू नहीं हो पाते। एक लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जिसकी वजह से एक्विजिशन ऑफ जो लैंड है वो बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट और टाइम ओवररन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी ज्यादा देखे जाते हैं। और एक है लेबर रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हायरिंग और आगे लेबर को फायर करना जो है थोड़ा मुश्किल रहता है, और क्योंकि कुछ
स्टेट सब्जेक्ट्स हैं जैसे लैंड और लेबर रिफॉर्म्स, वहां पे रिफॉर्म्स लाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। इन्होंने स्पेशली बात करी है आईटी और रिटेल सेक्टर्स की। इन दोनों को सेक्टर्स को आप कैसे देखती हैं इन टर्म्स ऑफ उनके जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है और इकोनॉमी को बढ़ावा देने में ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? आईटी सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, खास तौर पे एक्सपोर्ट्स के अंदर, प्राइमरली बिकॉज अगर आप आईटी सर्विसेज देखें तो हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी सर्विसेज से आ रहे हैं और फार्मास्यूटिकल से आ रहे हैं अभी। तो ये काफी अच्छा जो है योगदान दे रहे हैं सर्विसेज में। और अगर आप देखें जितने ग्रेजुएट्स भी हैं, जितने हायर लर्निंग के हैं, वो भी आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से रेवोल्यूशन हो रहा है डिजिटलाइजेशन प्रोसेस का फाइनेंशियल सर्विसेज में या और सर्विसेज में, और आईटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है एवरीडे बिजनेस का, उसकी वजह से जो है ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा नजर आने की उम्मीद है। रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट्स काफी आ रही हैं और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स बूम कर रही हैं, आशा की जा रही है कि उससे एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा और जो है जिसकी वजह से जो है रिटेल सेगमेंट में भी ग्रोथ नजर आएगी। Yamini, you talked about reforms, judicial, land and labor, but over the past almost about 10 years now, this is 4 years of this government and the previous 5 years, we've seen that there's been major initiatives that have been taken, but for some reason these reforms actually don't happen. Now we're talking about 2022, which is about 4 years from now. In actual, do you think this is a very tedious task and this is the success date is too early? Well, it is an early target though, but it is possible if the efforts are made in the right direction, provided we provide the necessary impetus to both the industry and the agriculture sector for the growth. We've seen that if we need a 9% growth rate, then the agriculture sector needs to grow at 4 or 5%, and the industry sector also needs to grow at about 8 or 9%, which is there with the services sector also growing at about close to 9%. So achieving these growth rates is not a very easy task, especially because the industry is facing very stiff competition from various other Chinese manufacturers that are there and others. So looking at these scenarios, it is difficult to say we can by ourselves achieve a lot of growth. But given the potential of the FDI investments and other investments which the government is making in the infrastructure and others, it is believed that it is possible to see a certain amount of a growth in the output if provided we can continue to retain the growth rate of 8.2%. यामिनी, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होता है, खासकर हमारे देश में जहां पर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बहुत बात होती है। तो आपको लगता है कि सरकार ऑलरेडी दे रही है, बहुत स्कीम्स हैं, और इस डायरेक्शन में फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन जो उसका स्टैंडर्ड है वो ऐसा हो कि जो पढ़ के निकलते हैं इंस्टीट्यूट से लोग वो ज्यादा एम्प्लॉयबल हों। और दूसरा जो हेल्थ, जो बेसिक ये इश्यूज हैं जिन्हें कई बार सामाजिक इश्यूज माना जाता है, मगर आपको लगता है कि इनकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत सिग्निफिकेंट हैं? This government has been focusing on a lot of things on health and education. तो अगर आप देखें एजुकेशन के मामले में स्किल डेवलपमेंट के काफ़ी सेंटर्स खोले गए हैं और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े लोगों की। फोकस की और बहुत सारे अगर देखें तो इस सरकार ने भी और पिछली सरकार ने भी हायर एजुकेशन पे भी फोकस किया, चाहे वो IITs हो, IIMs क्रिएट करना हो या और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना हो। सेंटर्स ऑफ एमिनेंस की भी बात की गई है इस सरकार के द्वारा और उन्हें पैसे देने की बात की गई है कि जिस तरीके से रिसर्च और इनोवेशन सेंटर्स भी क्रिएट किए जा सके। इस सरकार ने मुद्रा योजना के द्वारा या स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया के द्वारा भी लोगों को प्रोत्साहन दिया है कि वो एम्प्लॉयबल हो सकें। तो बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। हेल्थ के अंदर भी अगर आप देखें, जो आयुष्मान भारत स्कीम की बात करते हैं, वो एक पहली स्कीम है जो एक हेल्दी इंडिया की बात करते हैं। जो ज़्यादातर देखा जाता है कि जब एक इंडिविजुअल हेल्दी नहीं होता तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती
जाती है। तो चाहे वो कुपोषण से लड़ना हो एक बहुत ही छोटी उम्र के अंदर, या फिर वो जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने हो आजीवन के अंदर, उन सब पे इस सरकार का ध्यान रहा है। तो जिसकी वजह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर वो मिलता है हमें, तो उससे आशा की जाती है कि 8% से ज्यादा ग्रोथ रेट हम आगे भी मेंटेन कर पाएंगे। On this note, there's another positive story on small savings. After a gap of several years, the government has raised interest on small savings, including NSC and PPF, by up to 0.4% for the October-December quarter, in line with rising deposit rates in the banks. The decision is aimed at encouraging small savings and promote welfare of senior citizens and the girl child. The rates are revised quarterly. The move, Finance Minister Arun Jaitley said, is a tweet aimed at supporting small savers, as the interest rates of small savings schemes have been increased by 0.3 to 0.4% for the third quarter of this year. As per the Finance Ministry notification, the interest rate on popular Public Provident Fund PPF has been increased to 8% for the third quarter from 7.6%. Yamini, it's a very interesting story, and we know that India is one country that helps you a lot on the small savings part of it. And I would like you to just take this story very seriously, and we will just discuss. I'll just lead a little more into this story. The interest rate on PPF deposits was as high as 8.8% on April 1, 2012. Since then, it declined gradually. PPF deposits are exempt from income tax. Kisan Vikas Patra, KVP, will now yield interest rates of 7.7% as against 7.3% earlier. Now, with hike of 0.4% hike in interest rate, deposits in the form of KVP will mature in 112 months compared to 118 earlier. The Girl Child Savings Scheme Sukanya Samriddhi account will earn higher interest rates of 8.5% rate, 0.4% more than the current rate. Very interesting. There's a lot of impetus given here in small savings, especially for the girl child and the Kisan Vikas Patra, which is, it is actually taken in hordes. People really invest in this. How do you see this as far as the economy is concerned when you start increasing the interest rates on small savings? Yes, for a savings person who's saving it is very good. But overall for the economy, the exchequer, how does this work out? Well, when we look at these savings rates, they are an indication of the fact that how the government is viewing the inflation likely to be there. As and when we are seeing the inflation likely to be rising because of the crude oil prices, the worst hit investors are usually the small savers and the pensioners, or the ones who are saving for their girl child, or the farmers which are there. So when the government decides to increase their rates, they are trying to hedge them against the inflation which they are likely to see in the coming future. When the interest rates were very high in 2012, as you just mentioned, at that time the inflation was also very high, and that is why the interest rates were sustainable at that particular level. But as and when in the previous years the inflation came down and the interest rates on most of the deposits came down, the worst hurt were the fixed income earners which were there, and small saving providers were hit, or the pensioners were hit most in that particular case. And that is why it is necessary that as and when the indications of inflation likely to rise, or when there is likely that the repo rates would further be raised by the central bank in anticipation of a higher inflation, that the rates may be increased by the government, giving the savers a chance to hedge themselves. आपने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि क्या रैशनल है सरकार का इन रेट्स को बढ़ाने के लिए, ताकि जो स्मॉल सेवर्स हैं वो अपने आप को उनको कोई क्षति ना पहुंचे उनकी सेविंग्स को, और वो इसके बारे में अच्छा महसूस करें. बट अगर हम ब्रॉड लेवल पे कहें तो एक नेशन के जो सेविंग्स रेट होती है एज अ कंट्री, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि क्या सेविंग्स रेट है कंट्री की, उससे क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होते हैं टुवर्ड्स लेट्स से इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन?
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब जो सेविंग्स रेट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके लेंडिंग रेट्स क्या होंगे। तो अगर सेविंग रेट्स बढ़ते हैं तो लेंडिंग रेट्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्प्रेड रखना पड़ता है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो जैसे जैसे सेविंग रेट्स बढ़ें ये भी इंडिकेट होगा कि लेंडिंग रेट्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इंटरेस्ट रेट्स के जो है विपरीत होती हैं। तो जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी। इसलिए जो है माना जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादातर जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले जा पा रही होती ज्यादा, तो जो है कोशिश करते हैं उन्हें कम रखने की। पर अगर इन्वेस्टमेंट्स अपने आप हो रही होती हैं तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा कंट्रोल भी नहीं किए जा सकते जब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स अपने आप ही बढ़ेंगे। यामिनी जी, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम जो सेविंग्स रेट है औसतन अभी हमारा 29 से 30% है एज अ कंट्री। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक ऑप्टिमम सेविंग्स रेट है देश की इन्वेस्ट, क्योंकि जो सेविंग्स होती है वो प्रोडक्टिव, ये जो स्टॉक मार्केट है या आपके जो पीपीएफ है, ये सारे प्रोडक्टिव सेविंग एवेन्यूज माने जाते हैं, क्योंकि ये पैसा आगे फिर कॉर्पोरेट्स को लेंड किया जाता है या गवर्नमेंट को लेंड किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आपको लगता है कि 30% एक हेल्दी सेविंग्स रेट है हमारी कंट्री के लिए, जो एक विकासशील देश है? देखा जाए तो भारत का सेविंग्स रेट 33 से 36% के आसपास रहा है पहले, जिसकी वजह से काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होने की उम्मीद रही है। 30% भी एक अच्छा रेट माना जाएगा एशियन इकोनॉमीज के अंदर, क्योंकि बाकी इकोनॉमीज में सेविंग रेट्स कम रहते हैं। तो ये सेविंग्स जहां तक अगर अच्छी हैं और अगर मोबिलाइज कर पाती हैं, क्योंकि अभी कमी सेविंग्स में नहीं आ रही है, अभी कमी आ रही है मोबिलाइजेशन में, क्योंकि बैंक्स के एनपीएस काफी बढ़ गए हैं और बैंक्स के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसलिए बैंक ऑफिशियल्स ने अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स उतनी नहीं कर रहे जितनी उन्हें करनी चाहिए, या उन जगहों पे नहीं दे पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए सेविंग्स तो अभी अच्छी हैं, पर क्योंकि जो है बैंक्स की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो जो है इन्वेस्टमेंट्स पे इतना ज्यादा जोर नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि वो ओवर कॉशियस है एनपीएस को देख करके। At this point, yesterday there was a story about 1st of October, BSE and NSE will start commodity derivatives trading, which is a very welcome point. How does that help in the building of a much more stabler, financially stabler economy? Well, when we talk about markets and we talk about trades that are there, the more the participants that are there in the trade, the fairer the trade would actually become. And automatically it was seen that MCX and NCDMX were the primary traders for the commodities which were there. And they were not leading to much of the volumes which were there. And so to give greater volumes and greater reach, it was beneficial to actually involve BSE and NSE at that level. So thereby it gives a better and a more fairer and a fair trade for them, which would be there. कमोडिटी मार्केट्स के बाद चलिए शेयर बाजारों का रुख करते हैं। घरेलू शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार भी बंद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के प्रभाव पर निवेशकों की चिंताएं कम होने के बीच अन्य प्रमुख एशियाई बाजारों में मामूली बढ़त रही या कोई खास बदलाव नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.65% की बढ़त में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.12% की वृद्धि और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.26% की वृद्धि दर्ज हुई। जापान का निकेई सूचकांक लगभग स्थिर रहा, जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.06% की मामूली गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सभी प्रमुख यूरोपीय बाजारों में तेजी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.19% के फायदे पर था। फ्रांस का कैक 0.73% के उछाल पर और जर्मनी का डैक्स 0.51% की वृद्धि पर था। The U.S. market, the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average rose yesterday, with the Dow hitting its highest closing level since late January as rising treasury yields boosted the financial sector and trade worries subsided. However, S&P 500 added marginally while Nasdaq Composite Index closed with losses. The Dow Jones Industrial Average ended up 0.61% and the S&P 500 added 0.13 points while the Nasdaq Composite lost 0.76%.
यामिनी, जो हम देख रहे हैं एशियाई बाजारों में, यूएस बाजारों में स्टेबिलिटी या तेजी का ही रुख है, यूरोपीय बाजारों में भी तेजी का रुख है, तो आपको लगता है कि ये जो यूएस चाइना की सिचुएशन है उसको एज एन ऑन गोइंग सिचुएशन एब्जॉर्ब कर लिया है बाजारों ने? क्या अभी स्थिति है? क्योंकि अमेरिका ने तो अपने जो $200 बिलियन पर लगाने की बात भी अब कह दी है एडिशनल यूएस चाइना के गुड्स पर, और चाइना ने भी अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि जो यूएस चाहती है, या तो एक तो आप हमें ये समझाएं कि यूएस एग्जैक्टली चाहती क्या है चाइना से? यूएस चाहती है कि वो जो उसका ट्रेड डेफिसिट है $300 बिलियन का, वो जो है कम हो जाए, और वो जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ोतरी के दर पे है, जिसको वो 500 बिलियन तक कह रहे हैं, और जो चाइना जो है उनकी अमेरिकन कंपनीज को ठीक तरीके से इंसेंटिव्स नहीं देती मैन्युफैक्चरिंग के लिए या उनके मार्केट्स को तक पहुंचने के लिए, वो जो है दे उनको इंसेंटिव, और जो पेटेंट्स या कॉपीराइट्स के ऊपर जो उनके ड्यूज बैठते हैं वो भी यूएस की कंपनीज को दे, और कोई रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस ना अडॉप्ट करें कि जिसकी कोई भी खामी जो है अमेरिकन कंपनीज को बियर करनी पड़े। तो जो है वो ये 2-4 चीजें चाहती है चाइना से खास तौर पे, और इसके लिए उनके पास जो एक सोल्यूशन है अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए, वो है टेरिफ्स लगाना। तो जिस तरीके से वो टेरिफ्स लगाने की बातें कर रहे हैं या लगा रहे हैं, वो सिर्फ अभी एक तो ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश है, और एक चाइना के ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कि वो जो अपनी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है अमेरिकन कंपनीज की तरफ, उसका रुख बदले। और अगर वो रुख बदल ले तो फिर वो ये जो टैरिफ की सिचुएशन है ये रिजॉल्व हो सकती है? जी, माना जाता है कि हो सकती है, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पार्ट होते हैं नेगोशिएशंस के। अगर वो अभी एक चीज पे हाँ कर देगी तो वो किसी और चीज पे जरूर आ सकते हैं। Yamini, a very interesting observation. On the 28th of August, our stock markets hit 38,900 and was looking at touching even the 39,000 figure. But 20 days later, it's come down to about 37 odd, and in the past 3 sessions it's lost 900 points. But we see the Asian and the US markets really gung-ho and doing pretty well. There's a trade war on one side, there's oil price rising, and there are sanctions in Iran and things like that happening. Why do you think that the Indian market is reacting in this manner? Is it, I mean, somebody would call it correction, but when you look at 20 days of fall, it's a huge fall that's happened. Well, one needs to actually see what has happened in 20 days. The rupee hit the lowest levels, which is there at 72 or 73, which is Right. there. And the crude oil prices have been at an all-time high. There has been protests with respect to how the petrol and the diesel prices have been high, and how the government has signaled that it will not in any manner cut taxes on petrol and diesel, because it wants to continue to maintain its fiscal deficit, which is at 3.3%. And while keeping all these in mind, the investors are not sure as to how well would be the macroeconomic stability of the country given the increasing level of CAD which is there. Though people are very certain about the growth rate which is there, and their sentiments are boosted with the level of growth rates which are shown in the IIP, or which are shown in the growth rates which are there, or with the fact that the inflation is at a low level which is there, which clearly indicates that the economy is not in much of a stress. But still, the rupee falling down and the overall scenario of the crude oil prices is not very welcomed by the markets, and that is why we've seen a dip. Also, if we see that when we actually hit a very high level at the stock market, it was very quick. So it was natural that the level at which it reached, it was not sustainable. So it had to achieve an equilibrium at some point. So this downfall is not the equilibrium, but it is a correction which can also be observed over time. यामिनी, आपने रुपए की बात करी, रुपए में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इनफैक्ट कल तो हमने देखा था कि 60 रुपए की स्ट्रेंथ आई थी, माफ कीजिएगा 60 पैसे की स्ट्रेंथ आई थी रुपए में, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए आरबीआई द्वारा क्या कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं? एक तो आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, और फिर एक क्या अलग से डॉलर विंडो खोली जा सकती है तेल के खरीदारों के लिए, या ऑयल बॉन्ड्स जैसे लाए गए थे कुछ वर्ष पहले, एनआरआई बॉन्ड्स?
आपको लगता है कि स्थिति अभी डिमांड करती है कि ऐसे कोई कदम उठाए जाए? सरकार की ये कोशिश नहीं होगी कि वो ऑयल बॉन्ड्स या एनआरआई बॉन्ड्स अभी लेकर के आए, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं देना चाहती कि इंडिया स्ट्रेस में है। अगर आप देखें तो इस सरकार ने सारे टाइम यही एक कोशिश की है कि बाहर के अंतर्राष्ट्रीय देशों में एक ये सिग्नल जाए कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है और एक बहुत एक अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ से गुजर रही है, विच इज ट्रू आल्सो। तो जब वो ऐसे सिग्नल्स दे रही है तो वो किसी भी तरीके का ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहेगी जिससे कोई भी नेगेटिव सिग्नल जाए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में। तो क्योंकि बॉन्ड्स को रेज करना या एनआरआई के डिपॉजिट्स के रेट्स रेज करना या एनआरआई बॉन्ड्स रेज करना, इन सबसे सिग्नल होगा कि शायद जो है सरकार अभी चिंतित है उसके अपने रिजर्व्स को लेकर के या रूपी की डेप्रिसिएशन को लेकर के। रूपी डेप्रिसिएशन सरकार ये भी चाहेगी कि हो, ताकि जो है कैड अपने आप संभल जाए, उसको जो है किसी को संभालने की जरूरत ना पड़े, जिसे हम जे कर्व इफेक्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। वो अपने आप जो है इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएं और लोग उन्हें कम खरीदें और एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएं, तो जो है कोशिश की जाएगी कि वो अपने आप जो है करंट अकाउंट डेफिसिट का ध्यान दे सकें। और इन्फ्लेशन भी अभी कंट्रोल में है, 3.6% पे है सीपीआई। सो इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में है वो ज्यादातर एक तो आपकी अच्छी फूड प्रोडक्शन हुई है, तो 285 मिलियन टन्स की आपकी जो फूड प्रोडक्शन हुई है और आपके जो फूड इन्फ्लेशन है वो लो लेवल पर है। पर क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इससे इन्फ्लेशन ये मानना कि ये लो लेवल पे रहेगा ऐसा नहीं है, ये बढ़ेगा। तो इससे ये कहना कि हम 5% के स्तर पे ही रह पाएंगे ऐसा नहीं है, वो उससे बढ़ने की उम्मीद मतलब हो सकता है कि वो बढ़े। Yamini, finance minister has been indicating that probably they will put curbs on the imports of non-essential goods as a measure to tackle this problem. But you have Mudra Yojana, which takes care of smaller units, helping them to become more powerful ancillary units to the larger caps. We've seen that the mid caps and small caps are not pretty doing well, where the large caps, obviously fundamentals, like you always said, keeps them cushioned from these effects. But what about the mid cap and small cap? They are a big drainer, isn't it? Well, actually, to say that the mid caps and the small caps are not performing well in terms of the stock prices, they may not have been the great performers. But in 2017, they outperformed. Yes, they outperformed. It was it's not long back that they outperformed the markets which were there. So they have been good performance, and then even individual stocks have been doing extremely well. When you look at their fundamentals, they are doing well, which is there. So it's not that you can put them in one club and say that they are all not doing well. There are few stocks which are doing extremely well, and there are few stocks which are not doing well. So we will need to look at those individual stocks. And the mid cap and the small caps are performing well. There has been effect of GST and demonetization on the mid cap and the small cap companies, because a lot of dealings also takes place in cash transactions which might be there, which have been affected by this move of the government. Okay, let's look at the oil market. Oil prices today steadied, but the market remained bullish after news of another fall in U.S. crude inventories and on signs that OPEC may not raise production enough to compensate for the loss of Iranian exports hit by U.S. sanctions. Brent crude prices in intraday trade today were trading around $78.85 per barrel, while WTI prices were at around $70.90 when reports last came in. और अब सराफा बाजार। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 10 रुपए सस्ता होकर 31,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। कमजोर वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं की मांग कमजोर रही। हालांकि चांदी की मांग औद्योगिक इकाइयों और सिक्के बनाने वालों में बढ़ जाने से चांदी 100 रुपए महंगी होकर 38,100 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। कारोबारियों का कहना था कि मौजूदा मूल्यों पर घरेलू स्पॉट बाजार में स्थानीय आभूषण निर्माताओं और खुदरा व्यापारियों की मांग कम हो जाने और वैश्विक संकेत कमजोर रहने का दबाव सोने की घरेलू कीमतों पर पड़ा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर के बाजार में सोना 0.07% की गिरावट से $1,202.80 प्रति आउंस और चांदी 0.04% की गिरावट से $14.22 प्रति आउंस दर्ज हुई। ब्रीफली बताएंगी कि आप सोने और चांदी का क्या प्रॉस्पेक्ट देखती हैं आगे? फेस्टिव सीजन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैरिजेस सीजन है और जो है फेस्टिव सीजन है, जिसकी वजह से मांग बढ़ने की उम्मीद है और इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड भी बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यामिनी, आज की कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमें ये सब बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। Thank you, Yamini. Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says the size of the Indian economy will reach to $5 trillion by 2022. Asian and European markets log gains amid easing investor concerns over the US-China trade war, and Brent crude prices remain almost flat to trade around $78.85 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.